हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंडरिंग माइंड्स लिटरेचर फैमिली। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम एम्पसन, जो एक क्रिटिक हैं, न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में। इनका बर्थ कब हुआ? 1906 में, और डेथ हुई 1984 में। तो चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है विलियम एम्पसन 1906 टू 1984। हु वॉज ही? द क्रिटिक एंड पोएट widely influential for as practice of closely reading literary works, a practice fundamental to new criticism. In short, अगर हम समझें तो आप ये कि विलियम एम्पसन जो थे वो एक क्रिटिक थे, एक पोएट थे जो लिटरेरी वर्क से जुड़े हुए हैं और ये न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है। एम्पसन्स क्रिटिकल वर्क इज लार्जली कंसर्न्ड विद अर्ली एंड प्री मॉडर्न वर्क्स इन द इंग्लिश कैनन। इनका जो भी वर्क रहा वो हमेशा एक क्रिटिकल वर्क रहा, इसलिए ये अर्ली और प्री मॉडर्न वर्क्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। Harold Bloom has stated that Emerson is among a handful of critics who matter most to him because of their force and eccentricity. मीन्स उनकी फोर्स और इसेंट्रिसिटी स्ट्रेंज जो थे वो उस वजह से वो उनके साथ जुड़े हुए थे, हैरोल्ड ब्लूम के साथ, और वो कहते हैं कि वो मेरे लिए काफ़ी मैटर करते थे। ओके, सो दिस डायरेक्ट स्टेटमेंट यू कैन यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम एम्पसन ने जो वर्क्स हमें दिए वो वर्क्स कौन कौन से हैं, उनके फेमस वर्क्स हैं। सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी जो 1930 में पब्लिश हुआ था, एंड दिस इज हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। ये जो है उनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। नेट जेआरएफ में आपको इस एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ये इतनी डिटेल में करना है। सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, फाइन। इसका पब्लिशिंग ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो कीप इन माइंड। सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, मिल्टन्स गॉड, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, एंड द फेस ऑफ द बुद्धा। द फेस ऑफ द बुद्धा इज एज इंपॉर्टेंट एज सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के लिए, जो 1930 में पब्लिश हुआ था। द बुक इज ऑर्गेनाइज अराउंड सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी दैट एम्पसन फाइंड्स इन द पोएट्री ही डिस्कसेस। अब यहाँ पे जब नाम ही है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, तो इसमें वो सेवन तरह की एम्बिग्विटीज के बारे में बात करता है। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से जो कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कि एक वर्ड है, एक वर्ड के जब बहुत सारे मीनिंग हमारे पास निकलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उस कंफ्यूजन को इसने क्या बोला है? एम्बिग्विटी बोला है। और इसमें सेवन तरह की एम्बिग्विटीज के बारे में वो डिस्कस करते हैं। द बुक इज ऑर्गेनाइज अराउंड सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी दैट एम्पसन फाइंड्स इन द पोएट्री ही डिस्कसेस। और एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एम्बिग्विटीज हैं इनको कहाँ मिला? ये पोइट्री के अंदर वो ढूंढते हैं। ठीक है, तब जाकर के ये बुक लिख देते हैं। एंड एम्बिग्विटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ पजल टू एम्पसन, और इसी एम्बिग्विटी को जो है उन्होंने पजल के तरीके से रिप्रेजेंट किया। वी हैव एम्बिग्विटी व्हेन अल्टरनेटिव व्यूज माइट बी टेकन विदाउट शेयर मिसरीडिंग, यानी कि शेयर मिसरीडिंग ना होने की वजह से वहाँ पे क्या होते हैं? अलग अलग तरह के व्यूज जो है क्रिएट हो जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? एम्बिग्विटी। एम्पसन रीड्स पोएट्री एज एन एक्सप्लोरेशन एट कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द ऑथर। अब ये क्या कहते हैं कि जो ऑथर होता है उसके अंदर जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं किसी एक टेक्स्ट को लेकर के, पोइट्री को लेकर के। तो एम्पसन जो है कविता को भी उसी तरीके से ही पढ़ते हैं। ठीक है, एम्पसन रीड्स पोइट्री एज एन एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या हो गया? कि उसके रूप में वो उभर के आती है। ठीक है, क्या उभर कर आते हैं? उसके कॉन्फ्लिक्ट्स जो ऑथर के मन में चल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है एम्पसन को कि रीडिंग पोइट्री जो है वो पोइट्री ज़्यादातर कुछ नहीं, सिर्फ एक ऑथर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो वो वर्ड्स के अंदर लिख देता है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लीजिए इसे। He suggested that the words or references in poem are often ambiguous, है ना। वो क्या कहते हैं कि जो भी वर्ड्स और रेफरेंस उसके अंदर यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो पजल्ड होते हैं। एंड इफ यू रीड द पोम एंड रेफरेंस इट लीड्स अस टू मल्टीपल मीनिंग्स। अब जब पोम को, रेफरेंस को हम पढ़ते हैं, अब हमें तो नहीं पता ना कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेट
वॉज हैविंग विद द ऑथर, किस तरीके का स्टेट ऑफ माइंड था उनका, हमें नहीं पता। ठीक है, अब उसी की तरीके से तो हम नहीं सोच सकते हैं जब हम उन्हीं की ही क्रिएटिविटी कोई पढ़ रहे हैं, उन्हीं का ही कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि एक टेक्स्ट को अगर हम पढ़ते हैं, पोएम को हम पढ़ते हैं, उसमें जो भी रेफरेंसेस उसने दिए हुए हैं वो मल्टीपल मीनिंग्स को लीड करता है। ठीक है, और इसी वजह से आप कह सकते हो कि वो अप्रिशिएट करने लायक भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के। कौन से 7 टाइप्स हैं? देखिए, द फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्विटी इज द मेटाफर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको स्टार लगा लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्विटी इज मेटाफर। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, हम सिमिली के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, एक तो होता है सिमिली, ठीक है, और एक होता है हमारे पास मेटाफर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, पर ये उनके लिए है जिनको नहीं पता है एक्चुअल में। सिमिली और मेटाफर, इसमें हम क्या करते हैं, टू थिंग्स का कंपेयर कराते हैं। कोई भी दो चीज हम लेकर के चलते हैं, दोनों का कंपैरिजन होता है। एक सिमिलर में हमें क्या करना पड़ता है, सिमिली में, कि आप लाइक और एज जैसे वर्ड यूज करते हैं। लाइक और एज जैसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि मैं ये कहूँ कि ही इज लाइक अ लायन, यानी कि वो इतना स्ट्रोंग है कि वो लायन जैसा है। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि वह लायन जैसा है, शेर जैसा है। अगर मैं सिंपल ये कहूँ तो क्या हुआ, इसमें लाइक वर्ड मैंने यूज किया तो ये सिमिली गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ही इज अ लायन, मैं लाइक को हटा देती हूँ तो क्या बन जाएगा, मेटाफर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कंपेयर तो कर रहा है, दो चीजों का कंपेयर कर रहा है, लेकिन आप उस पर क्या कर रहे हो, लाइक और एज जैसे वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आप उसको क्या कहते हो, उस चीज की संज्ञा दे देते हो, आप उसको कह देते हो कि नहीं आप ऐसे ही हो। ठीक है, द वर्ड टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्विटी इज द मेटाफर, दैट इज व्हेन टू थिंग्स आर सेड टू बी अलाइक विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जिसमें क्या होती है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, कोई सिर पैर नहीं मिलते हैं उनके, लेकिन फिर भी हम दोनों का क्या करा देते हैं, कंपैरिजन करा देते हैं। जैसे कि चांद सी महबूबा होगी मेरी, अब उसमें क्या होता है, कभी आप चांद पर गए हैं, आपने देखा है चांद कितना खूबसूरत होता है या नहीं होता है, हमें नहीं पता, लेकिन चांद का उसकी बिलवर्ड के साथ क्या करा दिया, कंपैरिजन करा दिया। और उसमें क्या हुआ कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लिया जिनका इन दोनों के साथ कोई भी मैच नहीं था। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट। मेटाफिजिकल कंसीट के बारे में आपने सबने सुना ही होगा। ठीक है, रोमांटिक पोइट्रीज में हमें ये देखने को मिलता है, पोइट्री में। ठीक है, जॉन डन जो है, जॉन डन इनके जो हैं काफ़ी अच्छे राइटर माने जाते हैं मेटाफिजिकल कंसीट के लिए। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक कंपस लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट वो लेकर के चलते हैं। एक कंपस है, इस कंपस के दो हमारे पास ये क्या है, पार्ट्स हैं, और एक जो है वो खुद है और एक उनकी बिलवेड है। तो किस तरीके से देखो, एक बिल्कुल अलग तरीके का कॉन्सेप्ट जो है मेटाफिजिकल कंसीट में ये लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक जैसे आपने प्लिया के बारे में सुना होगा कि इसमें जो है हमारा ही खून है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमसे जुड़ी हुई है, तो भी ये बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया मेटाफिजिकल कंसीट का। तो इन शॉर्ट ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी में कि फर्स्ट जो काइंड है वो मेटाफर का है, और इसमें मेटाफर में वो क्या करता है कि जो ऐसी दो चीजें हैं जो जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर करके बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टू और मोर मीनिंग आर रिजोल्व इनटू वन। क्या करता है, एक ही वर्ड में दो या दो से ज्यादा मीनिंग को रिजोल्व करता है वो। एम्सन एम्फेसाइजेस दिस यूजिंग टू डिफरेंट मेटाफर्स एट वंस। और ये कब कर सकता है, कब करता है एक राइटर, एक पोएट, ठीक है, कब, जब वो दो मेटाफर्स को एक ही टाइम में यूज कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा अगर कोई मीनिंग हमारे पास निकल रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन हमारे पास एक में ही हो गया। ठीक है, कैसे, जब दो डिफरेंट मेटाफर्स हमने लेकर के चले। नेक्स्ट है, टू आइडियाज दैट आर कनेक्टेड थ्रू कॉन्टेक्स्ट कैन बी गिवन इन वन वर्ड साइमल्टेनियसली। मीनिंग क्या है कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं, तो इससे जुड़े हुए कोई भी दो, अगर हमारी थिंकिंग है, कोई भी दो हमारे थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, ठीक है, वो एक ही वर्ड में दे दिए जाते हैं, इन वन वर्ड साइमल्टेनियसली। दो आइडियाज को हमने क्या कर दिया, एक ही वर्ड में दे दिया। ठीक है, टू और मोर मीनिंग्स दैट डू नॉट अग्री बट कंबाइन टू मेक क्लियर और कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड इन द ऑथर।
अब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा मीनिंग है हमारे पास, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अग्री नहीं हो रहे, यानी कि कोई भी मेल नहीं खाते, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। बट फिर भी क्या करता है एक ऑथर जो होता है, अपने मन के जो एक कॉम्प्लिकेटेड जो थॉट्स जो माइंड जो उनका चल रहा है उनको उसी में कंबाइन करके वो रिप्रेजेंट कर देता है ना। तो क्या हुआ इसका मतलब कि लेखक के मन में यानी कि ऑथर के मन में जो एक कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, उस कॉम्प्लिकेशंस को वो क्या करता है, बाहर निकालता है और उस दो या दो से ज़्यादा मीनिंग में वो रिप्रेजेंट कर देता है, प्रेजेंट कर देता है, और हालांकि वो एक दूसरे से अग्री नहीं भी होते हैं तब भी। ओके, ये तो हो गई 4 टाइप्स। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं 5, 6, 7 को। व्हेन द ऑथर इज डिस्कवरिंग हिज आइडिया इन द एक्ट ऑफ राइटिंग, अब क्या कर रहा है इसके अंदर, अगर वो कोई नया आइडिया जो है अपने एक्ट के अंदर राइटिंग के अंदर लेकर आ रहा है, एमसन डिस्क्राइब्स अ सिमिली, तो एमसन वहाँ पे उसको सिमिली बता देते हैं, कह देते हैं कि सिमिली आप यूज कीजिए, दैट लाइज हाफ वे बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स मेड बाय द ऑथर। और वो जो सिमिली हम यूज कर रहे हैं वो ऑथर के जो 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स में वो उनको जोड़ने का काम करेगा। जैसे मेटाफर कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही सिमिली भी काम करेगा। When a statement says nothing, अब कोई एक स्टेटमेंट है जो कुछ भी जो है नहीं बता रही हमें, एंड द रीडर्स आर फोर्स टू इन्वेंट अ स्टेटमेंट ऑफ देयर ओन, वहाँ पे रीडर्स को अप्रोच किया जाता है कि रीडर्स जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है वहाँ से कोई भी स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो खुद की जो है स्टेटमेंट बनाए वहाँ पे, मोस्ट लाइकली इन कन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ द ऑथर। जैसे कि एक ऑथर के मन में जो है क्या चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वैसे ही रीडर के मन में भी चल रहा है, और दे आर फ्री टू मेक देयर ओन परसेप्शन, देयर ओन स्टेटमेंट, देयर ओन आइडियाज, यहाँ पे ये चीज बोली गई है। टू वर्ड्स दैट विद इन कॉन्टेक्स्ट आर अपोजिट्स, 2 वर्ड्स हैं और दोनों ही जो है कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ऑपोजिट है, दैट एक्सपोज अ फंडामेंटल डिवीजन इन द ऑथर्स माइंड, और ये क्या करते हैं, जो राइटर है उसके मन में अलग अलग जो है विचार उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि उनके एक आइडिया हमारे पास ये है, एक आइडिया हमारे पास ये है, इन दोनों का ही क्या कर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, फंडामेंटल डिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी जो है यहाँ पे उन्होंने एम्पसन ने यूज की है कि इस तरह की एम्बिग्विटीज जो है आपको देखने को मिल सकती है किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, जो पोइट्री का टेक्स्ट होता है, पोम का जो टेक्स्ट होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके 2 और वर्क्स की, सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल एंड मिल्टन्स गोड। बस आपको ये याद रखने हैं कि दीज वर्क्स आर रिटन बाय विलियम एम्पसन। छोटा सा अगर थोड़ा सा ब्रीफ सा हम देखें, द बुक इज अलर्ट टू क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिक्स, psychoanalysis and anthropology and speaks to a wide range of contemporary concerns। अब ये जो बुक है इनकी सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, ये किस किस के बारे में हमें बताती है, क्वेश्चन करती है, ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए, साइको एनालिसिस के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, एंड स्पीक्स अ वाइड रेंज ऑफ कंटेम्प्रेरी कंसर्न, यानी कि उस टाइम में जो भी तरह के कंसर्न्स चल रहे थे उनके बारे में। देन हमारे पास आता है मिल्टन्स गॉड 1961 में, इन विच हिज एक्सट्रीम रैशनलिज्म इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पॉजिटिव वैल्यूएशन ऑफ द क्रिश्चियन गॉड, जो साक्षात होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूएशन ऑफ द क्रिश्चियन गॉड, मतलब कि हमें जो दिखाई देते हैं उसके हिसाब से वो क्या कहते थे, उसके अपोजिट थे, वो उसको नहीं मानते थे। तो मिल्टन्स गॉड, मिल्टन का जो गॉड है वो क्या मानते हैं, मिल्टन गॉड को मानते हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से रिलीजियस पोइट्री उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने लिखा था, फिर पैराडाइज रिगेन उन्होंने लिखा था, ठीक है। उसी के ऊपर आप कह सकते हो क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ये वर्क लिखा मिल्टन्स गॉड, ठीक है, इन विच इज एक्सट्रीम रैशनलिज्म इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पॉजिटिव वैल्यूएशन ऑफ द क्रिश्चियन गॉड, जो उनका क्रिश्चियन गॉड है उसके पॉजिटिव वैल्यूएशन के अगेंस्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है अबाउट विलियम एम्पसन, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिटिक ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।